सभी बच्चों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं और सभी बच्चों को ये जान गए हैं कि हमारा टॉपिक चल रहा है विश्व के इतिहास में इटली के एकीकरण को हम पढ़ रहे हैं। विश्व के इतिहास में इटली के एकीकरण का पहला चरण हमने पूरा किया था। अब आज हम इसका दूसरा चरण करेंगे। दूसरे चरण के अंदर हम ये देखेंगे कि इटली को किस तरह से इटली का एकीकरण होता है, किस तरह से यहाँ इटली की राजनीति में कैबूर का योगदान होता है, किस तरह से इटली की राजधानी में गैरिबाल्डी का योगदान होता है। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे और बोर्ड पे सबका ध्यान रहेगा। इटली का एकीकरण, यहाँ मैंने आपको बताया था बच्चों, बड़े ध्यान से देखना है। ये इटली का उत्तरी भाग मैंने आपको बताया, उत्तरी भाग इटली का, मध्य भाग और इटली का दक्षिणी भाग। यहाँ जो है ये इटली का उत्तरी भाग कहलाता है, यहाँ ये इटली का मध्य भाग कहलाता है और ये इटली का दक्षिणी भाग कहलाता है। यहाँ इटली के अंदर हम देख रहे हैं ये यहाँ पिटमॉन्ट है, यहाँ लोम्बार्डी है, यहाँ वेनेशिया है, यहाँ इधर आपके सार्डिनिया है। यहाँ मैंने आपको बताया था परमा है बच्चों। यहाँ ये कौन सी जगह है? मोडेना है। यहाँ ये कौन सी जगह है? टस्कनी है। और यहाँ ये मध्य भाग में रोम का साम्राज्य है। ये उत्तरी भाग है इटली का, ये मध्य भाग है इटली का और ये इटली का दक्षिणी भाग है। इटली के दक्षिणी भाग में जो राज्य है सिसिली है, यहाँ नेपल्स है। इटली के एकीकरण के पहले चरण को देखने के बाद आज हम दूसरे चरण को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ सिसिली और नेपल्स के अंदर यहाँ का जो राजा होता है उस राजा का नाम क्या है? फर्डिनैंड। यहाँ सार्डिनिया में एल्बर्ट होता है, एल्बर्ट को पराजित कर दिया जाता है और यहाँ विक्टर इमैनुअल ये दूसरा राजा बनता है। यहाँ पे प्रथम चरण में हमने मैजिनी की बात की थी, अब दूसरे चरण में हम आज यहाँ काउंट कैबूर की बात करेंगे। काउंट कैबूर की जो राजनीति है उसको हम देखेंगे कि काउंट मैजिनी का जो योगदान रहा था वही काउंट कैबूर का भी योगदान रहता है। यहाँ काउंट कैबूर का जो महत्वपूर्ण योगदान रहता है, इसका जन्म सार्डिनिया के जगह यहाँ कौन सी है? सार्डिनिया में एक परिवार है, यहाँ ट्यूरिन गांव में इसका जन्म होता है। गांव कौन सा रहता है? ट्यूरिन गांव है बच्चों। ये कौन सा गांव है? ट्यूरिन गांव होता है। 1810 में इसका जन्म हुआ था और ये बड़ा होकर सेना में इंजीनियर के पद पर पहुंच गया था। बड़ा होने पर सेना में भर्ती हो गए और सेना में भर्ती होने पर इनको कौन सा पद प्राप्त हुआ था? इंजीनियर का पद प्राप्त हुआ। इंजीनियर के पद पर रहते हुए इन्होंने एक पत्रिका भी निकाली थी और उस पत्रिका का नाम था रिसर्जीमेंटा। कौन सी पत्रिका है बच्चों? रिसर्जीमेंटा ये पत्रिका है। पत्रिका किसने निकाली थी? काउंट कैबूर ने निकाली थी। काउंट कैबूर का कहना था कि इटली के एकीकरण के अंदर एकीकरण में जो पहले का जो चरण चल रहा था उससे थोड़ा सा ये आगे अलग हटकर चले थे। इनका कहना था कि इटली का एकीकरण तब हो सकता है जब हम आंतरिक
रूप से और बाह्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय मामलों से जब हमारा संपर्क नहीं होगा तब तक इटली का एकीकरण नहीं हो सकता है। ये कह रहे हैं कि इटली का एकीकरण तभी संभव होगा जब हमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हस्तक्षेप करना पड़ेगा, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जाके हमें अपनी समस्या का बखान करना पड़ेगा। इटली की जो जनता है, इटली का जो शासन है, इटली के जो प्रशासनिक व्यवस्था है, इटली में एक राज्य दूसरे राज्य से पृथक है, एक राज्य जब सब इटली विखंडित पड़ा है, इटली की कोई पहचान नहीं है, यूरोपीय राजनीति में कोई पहचान नहीं है। जब इस सब दशा को काउंट कैबूर ने महसूस किया तो काउंट कैबूर के दिमाग में आया कि इटली के एकीकरण को, इटली को एक बनाने के लिए, एक देश बनाने के लिए, एक संस्कृति बनाने के लिए, एक पहचान बनाने के लिए, यूरोपीय राष्ट्रों में इटली की पहचान को बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा जिससे कि इटली की एक पहचान बन सके। इटली को यूरोपीय जो देश हैं, जो जैसे फ्रांस हैं, जैसे जर्मनी हैं, जैसे इंग्लैंड है, जैसे रूस है, जो बड़े बड़े देश हैं, वो इटली को सपोर्ट करे, इटली को एकीकरण में सपोर्ट करे। और जो इटली के जो दुश्मन है, ऑस्ट्रिया सबसे बड़ा इटली का दुश्मन होता है, ऐसे ऑस्ट्रिया को इटली की राजनीति से बाहर कर दे। इसके लिए हम अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं, हमें सपोर्ट की आवश्यकता है। अब हम सब लोगों से, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से हम उनसे सपोर्ट लेंगे, तभी हमारा कार्य सफल हो सकता है। तो मेजिनी और काउंट में यही अंतर था, जहाँ मेजिनी जो था वो गणतंत्र के समर्थक में था और इधर जैसे जो काउंट है वो राजतंत्र में रहकर ये कार्य करना चाहता था। ये काउंट कैबूर जो थे ये पीएम बने थे, प्रधानमंत्री बने थे। विक्टर अभी एक नया राजा बना था, मैंने अभी आपको बताया था, विक्टर एमुनल, इनके ये पीएम बन गए थे और पीएम के पद पर रहते हुए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दखल अंदाजी करके और इटली की समस्या का निराकरण करना चाहते हैं। तो ये पॉलिटिक्स क्या होती है, ये राजनीति कैसे चलती है, इस राजनीति को अब हम देखेंगे। दूसरे चरण में हम काउंट कैबूर का जो राजनीतिक सिस्टम होता है वो किस तरह से होता है, इसमें कौन कौन जो है प्रमुख भूमिका होती है। जैसे बच्चों ध्यान देना, यहाँ पे इटली है, इटली, और यहाँ मैं बात कर रहा हूँ इटली के बाद ये फ्रांस है। फ्रांस के बाद अगर मैं बात करता हूँ रूस की, ये रूस है। और अगर रूस के बाद मैं बात करता हूँ इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड की अगर मैप की दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ ये जो 3 और समुद्र से घिरा हुआ है, ये प्रायद्वीपीय, यहाँ समुद्र है, इंग्लिश चैनल है यहाँ पे। यहाँ ये फ्रांस है, फ्रांस की अगर यहाँ फ्रांस के यहाँ देखा जाए तो ये कौन सी जगह है, ये जर्मनी है, और जर्मनी है। यहाँ अगर मैं देखा जाए तो ऑस्ट्रिया है। और ये जो यहाँ जो ये है इस टाइप से जो बना है भूमध्य सागर के पास में, ये इटली है जो विखंडित है। इटली का एकीकरण, इटली का टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। और अगर मैं रूस की बात करूं तो जो विशालकाय प्रदेश वो कौन सा है, वो रूस है। अब 1854 के अंदर एक घटना होती है, 1854 में विश्व के इतिहास में क्रीमिया का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध? क्रीमिया का युद्ध हो रहा है यहाँ पे। और इस क्रीमिया के युद्ध में फ्रांस और रूस के मध्य युद्ध चल रहा है। फ्रांस और रूस के मध्य जब ये क्रीमिया का युद्ध हो रहा था तो इटली में इस कौन है, कैबूर किस पद पर है? पीएम के पद पर है। और इधर इटली का राजा कौन है? विक्टर इमैनुअल है। विक्टर इमैनुअल के नियंत्रण में कैबूर की राजनीति क्या थी कि हमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जाना पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हमें ऐसे शख्स को के साथ हमें कॉपरेट करना पड़ेगा जो शख्स
हमें इस ऑस्ट्रिया से मुक्त करें, क्योंकि ऑस्ट्रिया का संपूर्ण प्रभाव इटली पर था। ऑस्ट्रिया, जब तक ऑस्ट्रिया रहेगा तब तक इटली का एकीकरण संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, पिटमोंट है, वेनेशिया है, लोम्बार्डी है, उत्तरी इटली है, यहाँ परमा, मेडोना, टस्कनी मैंने आपको बताया था, यहाँ सिसिली और नेपल्स मैंने यहाँ बताया था, सार्डिनिया मैंने यहाँ बताया था। इस पूरे इटली पर ये ऑस्ट्रिया ही सबसे बड़ा दुश्मन है, यही शत्रु है। इसी ऑस्ट्रिया को इटली से, ऑस्ट्रिया के जो विदेशी जो प्रभाव इटली पे पड़ा हुआ है, यहाँ ऑस्ट्रिया के अंग्रेज़ों को इटली से निकालना है। जिस तरह से भारत में अंग्रेज़ आ गए थे और अंग्रेज़ों को भारत में स्वतंत्रता के लिए हमने अंग्रेज़ों को भारत से बाहर निकाला था। और जिस तरह से भारत में महात्मा गांधी का योगदान रहता है, जिस तरह से भारत में असहयोग आंदोलन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन है, और इस तरह भारत के अंदर भारत छोड़ो आंदोलन है, नौसेना विद्रोह हुआ था, शाही सेना विद्रोह हुआ था, माउंटबेटन योजना आई थी, हिंदुस्तान 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। उसी तरह से इटली का एकीकरण करना भी बहुत ज़रूरी था। उसी तरह से ऑस्ट्रिया जो था वो दुश्मन था। हमारा दुश्मन कौन था? इंग्लैंड था, इंडिया भारत का। उसी तरह से इटली का दुश्मन कौन है? यहाँ ऑस्ट्रिया है। ऑस्ट्रिया को इटली की राजनीति से हमें बाहर निकालना है। इसके लिए अब यहाँ ऑस्ट्रिया को बिना इसमें हस्तक्षेप किए हुए, यहाँ जब क्रीमिया का युद्ध चल रहा था तो कैबूर ने कहा कि हमें अब इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। विक्टर एमुनल ने कहा कि भाई हम किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं, अब हम कैसे फ़ायदा लेंगे। तो कैबूर ने कहा कि हम ऐसा करते हैं कि हम फ्रांस का सहयोग करेंगे, हम रूस का सहयोग नहीं करेंगे, हम अपनी सेना फ्रांस को भेज देंगे। और जब हम फ्रांस को सेना भेजेंगे तो फ्रांस हमसे बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा, हमसे खुश हो जाएगा, हमारा मित्र बन जाएगा। और जब हम एक दिन उसके सामने हमारी समस्या भी हम रखेंगे और हम बताएंगे कि ऑस्ट्रिया जो है उसकी राजनीति हमारे ऊपर हावी हो रही है, ऑस्ट्रिया की सेनाएं हमारे बॉर्डर पर लगी हुई है, ऑस्ट्रिया के विदेशी लोग जो है वो हमारे यहाँ परमा, मेडोना, टस्कनी और रोम पे अपना एकाधिकार जमाए हुए हैं। उत्तरी वेनेशिया और लोम्बार्डी पर पूरा ऑस्ट्रिया के विदेशी लोग भरे पड़े हैं, बिना यहाँ व्यापार कर रहे हैं, टैक्स नहीं दे रहे हैं। हमारे इटली की जो आय है वो कम। ऐसे सारी चीज़ों को हम फ्रांस को ये बताएंगे। कब बताएंगे? जब क्रीमिया के युद्ध में फ्रांस जीत जाएगा। और अगर हम जो है फ्रांस को कोऑपरेट करेंगे तो मुझे लगता है कि फ्रांस भी हमारा ज़रूर कोऑपरेट करेगा। तो ये किसकी राजनीति थी? कैबूर की राजनीति थी। बड़े ध्यान से सुनिए बच्चों, कैबूर की राजनीति क्या थी कि ये जो युद्ध चल रहा है इस युद्ध में हमें शामिल होना है। ये क्रीमिया का युद्ध है और इस युद्ध में हम कैसे शामिल हो सकते हैं? अगर हम फ्रांस का कोऑपरेट करेंगे, क्योंकि रूस बहुत दूर है, इटली और फ्रांस बहुत पास में है यहाँ पे। और अगर इटली यहाँ से फ्रांस को सेना भेज देगा तो फ्रांस खुश हो जाएगा। और क्रीमिया के युद्ध में यही होता है, जिस तरह से कैबूर ने जो सोचा था वही हुआ था। और क्रीमिया के युद्ध में फ्रांस जीत गया था और रूस हार गया था। और अब क्रीमिया के युद्ध में जब फ्रांस जीत गया और यहाँ पर फ्रांस और रूस के बीच में एक संधि हो जाती है 1856 ईस्वी में। और यह संधि कौन सी संधि कहलाती है? यह पेरिस की संधि कहलाती है। कौन सी संधि कहलाती है बच्चों? ये पेरिस की संधि कहलाती है। अब पेरिस की संधि के आधार पर यहाँ फ्रांस का एक राजमहल है, जहाँ फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक संधि का आयोजन किया जाता है। और इस संधि में पक्ष कितने हैं? ये पहला पक्ष कौन है? फ्रांस है। और दूसरा पक्ष कौन है? रूस है। पहला पक्ष फ्रांस है और दूसरा रूस है। जब यहाँ पेरिस की संधि की जा रही है तो इस पेरिस की संधि के अंदर जिसने हस्तक्षेप किया था कैबूर। अभी मैंने आपको बताया था कि कैबूर जो था, जो सार्डिनिया के विक्टर एमुनल का पीएम होता है, प्रधानमंत्री होता है। कैबूर के दिमाग में क्या चल रहा था कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हम जब तक भाग नहीं लेंगे हमारा कुछ भी नहीं हो सकता है, हम सफल नहीं हो सकते हैं, इटली का कभी एकीकरण नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। तो यही चीज़ इन्होंने भाग लिया था और इसमें फ्रांस जीत भी गया था। जीतने के बाद जब पेरिस की संधि का आयोजन किया जा रहा था, और जब पेरिस की संधि का आयोजन किया जा रहा है तो इस संधि के अंदर कैबूर को पूछा भी नहीं भाई क्या हुआ, कैबूर को बुलाया नहीं, कैबूर से किसी तरह की, क्योंकि कैबूर से कोई मतलब ही नहीं था। यहाँ रूस का इटली के कैबूर ने, इटली का कौन है? कैबूर है। इस कैबूर ने रूस की कोई हेल्प नहीं की।
कैबूर ने हेल्प की नहीं। कैबूर ने किसकी हेल्प की थी? अच्छे से ध्यान से देखना, फ्रांस की हेल्प की थी, और फ्रांस जीत भी गया था, तो जो मतलब होगा तो फ्रांस को होगा और कैबूर को होगा। जब इस तरह की राजनीति चल रही थी, यहाँ एक पेरिस की संधि का आयोजन किया जा रहा था। क्रीमिया युद्ध का परिणाम यह हुआ कि फ्रांस जीत गया था और राजनीति चल रही थी, पेरिस की संधि हो रही थी। फ्रांस और रूस के बीच में ये संधि, एक सम्मेलन हो रहा था, उसमें कैबूर को नहीं बुलाया गया था। तो कैबूर ने कहा भाई मुझे क्यों नहीं बुलाया गया? कैबूर ने किसको, रूस को तो कुछ बोल भी नहीं सकता था, रूस के तो खिलाफ था, रूस को किसी भी प्रकार की सैनिक सहायता नहीं दी थी। सैनिक सहायता कैबूर ने किसको दी थी? फ्रांस को दी थी। तो फ्रांस में इसने कहा कि हमें क्यों नहीं संधि में शामिल किया गया, हमें भी संधि में शामिल करना चाहिए। और पेरिस के सम्मेलन में ऑस्ट्रिया ने इटली के पिटमॉन्ट और सार्डिनिया को आमंत्रित नहीं करने का प्रस्ताव रखा। अब यहाँ ऑस्ट्रिया जो था, इसी ने मना कर दिया था रूस को। ऑस्ट्रिया ने कहा कि जब ये सम्मेलन हो रहा था तो सभी देशों के लोग शामिल हो रहे थे, जब यहाँ एक सम्मेलन हो रहा था तो सभी देशों के लोग शामिल हो रहे थे। इस ऑस्ट्रिया ने, क्योंकि इटली का दुश्मन कौन है? ऑस्ट्रिया है, ये ऑस्ट्रिया है। ऑस्ट्रिया ने कहा कि इस इटली को, इस कैबूर को मत बुलाओ, इस इटली को, इस कैबूर को मत बुलाओ। और यही हुआ था, इस सम्मेलन में इनको नहीं बुलाया गया था, क्योंकि यहाँ वेनेशिया और लोम्बार्डी जो था, यहाँ उत्तरी भाग था या मध्य भाग था या दक्षिण भाग था, इस पूरे इटली पर दो जगह छोड़कर सब जगह किसका? ऑस्ट्रिया का अधिकार था। तो ऑस्ट्रिया ये चाहता ही नहीं था कि इटली भी इस सम्मेलन में शामिल हो। अब आगे की राजनीति क्या होती है? आगे की राजनीति यह होती है, फ्रांस जो यहाँ ये सम्मेलन होने के बाद, अब फ्रांस ने कहा कैबूर को कहा कि भाई तुम अभी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में तुम्हें नहीं बुलाया जा रहा है, कोई बात नहीं, नहीं बुलाया जा रहा है, कोई बात नहीं, मैं तुमसे अलग एक संधि करूँगा, हम और तुम मित्र हैं। फ्रांस ने इटली को कहा कि इटली के कैबूर को कहा कि तुमने हमारा बहुत सहयोग किया था, तुमने एक सेना भेजी थी, हम जीत भी गए थे, हम पेरिस का सम्मेलन भी कर रहे हैं। हालांकि मैं अच्छे से जानता हूं कि तुम्हारा दुश्मन ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया तुम्हारा दुश्मन है और तुम्हें इसने प्रस्ताव नहीं भेजा था, इनवाइट नहीं किया था, कोई बात नहीं, हम अकेले में बैठ के बात करेंगे। और फ्रांस और कैबूर अकेले में बैठ के इन्होंने एक संधि की थी, एक समझौता किया था। उस समझौते को क्या नाम दिया? प्लम्बियर्स का समझौता कहा जाता है। अब यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ फ्रांस और इटली का कैबूर, फ्रांस और इटली के कैबूर, इनके बीच में एक समझौता होता है। और ये कौन सा समझौता कहलाता है? ये प्लम्बियर्स समझौता कहलाता है। प्लम्बियर्स कॉन्सेप्ट कहलाता है। ये कौन सा कॉन्सेप्ट कहलाता है? ये प्लम्बियर्स कॉन्सेप्ट कहलाता है। इसको प्लम्बियर्स समझौता कहते हैं। इस प्लम्बियर्स ये जगह कहाँ पे? इस सार्डिनिया के बिल्कुल पास में है। प्लम्बियर्स कहाँ पर है? सार्डिनिया के पास में स्थित है। ये सार्डिनिया के पास में स्थित है। यहाँ देखिए, सार्डिनिया के पास में कौन सी जगह है? प्लम्बियर्स हैं। फ्रांस ने कहा इटली को, क्रीमिया के युद्ध में आपने जो हमारी सहायता की है, उसके बदले में ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट हम भी आपको हेल्प करेंगे, ऑस्ट्रिया के खिलाफ हम भी आपको हेल्प करेंगे, मित्रता के साथ मित्रता की नीति अपनाएंगे। अब कैबूर ने कहा कि हम आपको निस और सेवाएं के प्रदेश देंगे। यहाँ जो फ्रांस और इटली में, इन दोनों के बीच में जो समझौता होता है, ये प्लम्बियर्स कॉन्सेप्ट कहलाता है। और इस प्लम्बियर्स कॉन्सेप्ट जो है वो सार्डिनिया के पास में है। कैबूर ने फ्रांस के साथ मित्रता की नीति अपनाई थी। फ्रांस ने कहा कि आपने हमें बहुत सहयोग दिया, आपने हमें एक पूरा क्रीमिया के युद्ध में आपने हमारी हेल्प करके हम जीत गए थे, हम विजेता हैं, आपकी वजह से ही हम विजेता हैं। इसलिए यहाँ ये जो प्लम्बियर्स कॉन्सेप्ट है, इसमें क्या होगा कि कैबूर ने कहा कि हम आपको 2 प्रदेश दे रहे हैं, ये सेवाएं और निस का प्रदेश हम आपको देंगे। और फ्रांस को कहा कि आप भी हमें कुछ जो है
उपहार में जो हम जो चाहते हैं वो हमें प्राप्त होना चाहिए। तो सेवाय और निस के जो दो प्रदेश थे, सेवाय और निस, इटली के कौन से दो हैं? इटली का एक तो है सेवाय प्रदेश है और दूसरा कौन सा है? निस है। ये सेवाय है पहला नंबर का और ये निस है दूसरे नंबर का। तो ये पहला नंबर का सेवाय और दूसरे नंबर का निस, ये दोनों प्रदेश किसको दे दिए? ये फ्रांस को दे दिए थे, इटली ने दे दिए थे। क्यों दे दिए थे? खुशी में दे दिए थे, क्योंकि ये पॉलिटिक्स किसकी पॉलिटिक्स थी? ये कैबूर की पॉलिटिक्स थी। कैबूर ने कहा कि अगर दो छोटे छोटे, अगर मैं सेवाएं और निस दो छोटे छोटे प्रदेश अगर मैं फ्रांस को दे दूंगा और फ्रांस मुझे दो बड़े प्रदेश दिला देगा तो बहुत अच्छा रहेगा। यानी 100 रुपये और ये 100 रुपये, अगर 200 रुपये अगर मैं फ्रांस को दूंगा और 2 लाख के दो प्रदेश में ले लूँगा 1-1 लाख के, तो फ़ायदा तो मुझे ही होगा। कैबूर की ये राजनीति थी। कैबूर इटली का एकीकरण करना चाहता था, अपना फ़ायदा करना चाहता था। और इस प्लम्बियर समझौते में क्या हुआ? जैसा कि मैंने आपको बता रहा था, यहाँ वेनेशिया है और यहाँ लोम्बार्डी है। लोम्बार्डी और वेनेशिया ये दोनों जगह जो थी, ये दोनों जगह पर ऑस्ट्रिया का एकाधिकार था। अब फ्रांस ने ऑस्ट्रिया पर दबाव प्रेशर बनाया था और प्रेशर बना के, और ये जो दोनों जगह, दो जगह जो थी, कौन सी दो जगह है? एक है बच्चों लोम्बार्डी। कौन सी जगह है? ये लोम्बार्डी है। और दूसरा कौन सा है? वेनेशिया है। ये वेनेशिया किसको मिल गया था? प्लम्बियर समझौते के आधार पर ये इटली को मिल गया था। ये कैबूर की एक बहुत बड़ी राजनीतिक उपलब्धि थी। प्लम्बियर समझौते के आधार पर जो जीत कैबूर ने हासिल की थी, वो पूरा अंतर्राष्ट्रीय यूरोप में सब सारे राजा महाराजा इस चीज़ को देख रहे थे, जान रहे थे कि वास्तव में कैबूर जो था वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का खिलाड़ी है। उसने जो छोटे छोटे दो प्रदेश दे के फ्रांस को खुश कर दिया था और फ्रांस से दो बड़े प्रदेश ले लिए थे। फ्रांस ने ऑस्ट्रिया पर प्रेशर बनाया था। ये कौन सा समझौता कहलाता है? ये प्लम्बियर समझौता कहलाता है। अब यहाँ अगर हम बात करें, इसके मध्य इटली जो है, परमा मेडोना टस्कनी को मिलाकर परमा मेडोना, यहाँ मध्य इटली, ये कौन सा इटली है बच्चों? यहाँ पे इससे पहले मैंने आपको मैप में बताया था, पी से परमा है, एम से मेडोना है और टी से टस्कनी है। परमा मेडोना टस्कनी, परमा मेडोना टस्कनी। यहाँ पर एक राज्य बनाया गया, एक सरकार बनाई गई, एक न्यायालय बनाया गया। यहाँ एक फ्रांस की तरफ से यहाँ पर एक राजा बनाया गया था, वो जेरोम, उस राजा का नाम क्या था? जेरोम बोनापार्ट था। क्या था बच्चों? जेरोम बोनापार्ट यहाँ का राजा था। और अब यहाँ ऑस्ट्रिया का कोई उत्तराधिकारी नहीं है, ऑस्ट्रिया का कोई अधिकार नहीं है। यहाँ के विदेशियों को भगा दिया था। कितना फ़ायदा हो रहा था कैबूर को? एक थोड़ा सा कैबूर ने क्या सहयोग कर दिया फ्रांस का, थोड़ी सी क्या हेल्प कर दी फ्रांस ने, तो कैबूर को दुनिया ही लुटा दी बच्चों। क्या कर दिया? यहाँ फ्रांस का पूरा कॉपरेट हो रहा है और फ्रांस के कॉपरेट से ही इटली की राजनीति से ऑस्ट्रिया निकल जाएगा, इटली का एकीकरण हो जाएगा। यहाँ एक राज्य की व्यवस्था कर दी थी, एक सैनिक की व्यवस्था कर दी थी, एक न्यायालय की व्यवस्था कर दी थी। अब तीनों का सम्राट बोनापार्ट को बनाया गया था। नेपल्स और सिसिली अब पोप के ही राज्य रहेंगे। नेपल्स और सिसिली वाला जो है, यहाँ देखिए नेपल्स और सिसिली जो दक्षिण में है, यहाँ सिसिली है और यहाँ ये नेपल्स है। सिसिली और नेपल्स ये दो जगह जो है, ये जगह किन के पास में रहेगी? ये पोप के अधीन बना रहेगा। पोप कहाँ का राजा था? रोम का था। रोम में ये शासन कर रहा था। सार्डिनिया को वेनेशिया और लोम्बार्डी प्रदेश दिए गए। सार्डिनिया मैंने अभी आपको बताया था। सार्डिनिया का राजा कौन है? विक्टर एम्यूनल है। इटली में सार्डिनिया यहाँ का राजा कौन है? विक्टर एम्यूनल है। यहाँ के पीएम कौन है? कैबूर है। यहाँ ये सार्डिनिया में जो दो प्रदेश जो छूटे हुए थे, लोम्बार्डी और वेनेशिया, ये दोनों अब सार्डिनिया को मिल गए थे, ये राजा को मिल गए थे। ये राजतंत्र चल रहा था, ये राजनीति चल रही है कैबूर की। किसकी राजनीति चल रही है बच्चों? कैबूर की राजनीति चल रही है। अब विक्टर एम्यूनल ने अपनी पुत्री क्लेपिड का विवाह, विक्टर एम्यूनल जो
जो यहाँ का राजा है सार्डिनिया का, इसकी एक पुत्री थी। इसकी पुत्री कौन है? क्लेपिड इसकी पुत्री का नाम है। इसकी पुत्री का नाम क्या है? क्लेपिड। इस विक्टर एमुनल ने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ कर दिया था? जेरोम बोनापार्ट के साथ कर दिया था। किसके साथ कर दिया था? ये इधर आ जाओ आप। ये कौन है? जेरोम बोनापार्ट है। जेरोम बोनापार्ट। एक राज्य, एक न्यायालय, एक शासन व्यवस्था, एक प्रशासनिक व्यवस्था। परमा मेडोना टस्कनी यहाँ का सम्राट कौन बना था? बोनापार्ट बना था। बोनापार्ट की पत्नी कौन है? बोनापार्ट की पत्नी क्लेपिड है। क्लेपिड के पिता कौन है? विक्टर एमुनल है। विक्टर एमुनल कौन है? इटली में सार्डिनिया का राजा है। इटली में सार्डिनिया के राजा विक्टर एमुनल का पीएम कौन है? कैबूर है। कैबूर ने क्या किया था? राजनीति में भाग लिया था और उसने ये अंतर्राष्ट्रीय मामला जो है, अंतर्राष्ट्रीय मामले में जाकर उसने क्रीमिया के युद्ध में फ्रांस को सहयोग किया था। फ्रांस को सहयोग करने से पेरिस की संधि हो गई थी 1856 में, और पेरिस की संधि में ऑस्ट्रिया ने कहा कि नहीं नहीं, कैबूर को मत बुलाओ, कैबूर नहीं आएगा, और इस तरह से इटली का कैबूर इस संधि में शामिल नहीं हुआ था। बाद में फ्रांस ने कहा कोई बात नहीं, तुमने हमें पूरा सहयोग दिया है, इसलिए हम तुम्हारे साथ एक नई संधि करेंगे। फ्रांस और इटली के साथ एक नई संधि की गई थी और वो संधि प्लॉम्बियट समझौता कहलाया था। प्लॉम्बियट समझौते में इतना कुछ प्राप्त हुआ इटली को, इटली के एकीकरण का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया था। यहाँ प्लॉम्बियट समझौते के अंदर हम देख रहे हैं कि सार्डिनिया को 2 प्रदेश मिल गए थे। वेनेशिया मिल गया था और यहाँ कौन सा मिल गया था? लोम्बार्डी और वेनेशिया इसको मिल गया था। यहाँ तक की जो राजनीति है वो कैबूर की राजनीति थी। अब कैबूर की एक महान कूटनीतिक सफलता थी बच्चों, और कैबूर की इस महान कूटनीति सफलता से फ्रांस को भी फ़ायदा हुआ था और इंग्लैंड को भी फ़ायदा हुआ था। यहाँ फ़ायदा हुआ था। ठीक है बच्चों, अब ये दूसरा चरण आज यहीं पर फिनिश होता है, और गैरिबाल्डी का क्या योगदान रहेगा वो तीसरा चरण हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके, थैंक यू वेरी मच।